वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों हम चले हुए थे हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार के ऊपर और आपको ने व्यंजन का वर्गीकरण करवा रहा था, जिसमें आपको मुखांकों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करवा दिया था कि कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं, कौन से आपके ऊष्मीय व्यंजन होते हैं, कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से मूल स्पर्शी होते हैं। ठीक है, इस तरह का वर्गीकरण हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे कि सबसे पहला आता है इसके बाद श्वास मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। श्वास मात्रा या प्राणत्व के आधार पर कि किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का, किसी भी स्वर हो या व्यंजन हो, उसके उच्चारण करते समय कितनी श्वास लगती है, कम लगती है या ज्यादा लगती है, उस आधार पर वर्गीकरण हो रहा है। तो इसका जो वर्गीकरण होगा वो होगा दो प्रकार से। ठीक है, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण होगा, श्वास मात्रा के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर। कौन कौन सा? या तो होगा अल्प प्राण या होगा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में अल्प अर्थात कम श्वास की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा कौन सा है? महाप्राण। महाप्राण मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है, अधिक प्राणों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण की संज्ञा देते हैं। कौन कौन से अल्प प्राण होंगे, कौन कौन से महाप्राण होंगे? तो ध्यान रखना है, अल्प प्राण में क्या होगा? हर वर्ग का, क्या हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, क्या हर वर्ग, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो इसी तरह ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। यहां तक की बात अभी मैं कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि अल्प प्राण क्या होंगे? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। पहला कौन सा है? क, तीसरा कौन सा है? ग और पांचवा कौन सा है? ग। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। अर्थात क भी अल्प प्राण है, ग भी और ग भी, च भी अल्प प्राण है, ज भी और अय भी, ट भी अल्प प्राण है, ड भी और अण भी, त भी अल्प प्राण है, द भी और न भी, इसी तरह प और म। ये क्या है? आपके अल्प प्राण है। अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और कौन से आएंगे? और आएंगे अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं अंतस्थ? आपके य, र, ल। य, र, ल आपके अंतस्थ व्यंजन है। ये भी किसमें आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण, ठीक है, ये भी आपके किसमें आएंगे? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यदि और, क्योंकि आजकल जो परीक्षाएं हो रही है उसमें स्वरों के बारे में भी पूछा जा रहा है कि ये वाला स्वर अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो ध्यान रखना है, जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर हैं वो क्या है? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे अगर स्वरों की बात भी की जाए, अन्यथा स्वरों इसमें नहीं आगे ले जाते, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण हमने किसके आधार पर किया था? मात्राओं के आधार पर किया था, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो अल्प प्राण में कौन से आएंगे? सभी स्वर अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है महाप्राण। महाप्राण अर्थात जिन व्यंजनों के, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता हमें पड़ती है, महाप्राण। ठीक है, इसमें कौन से होंगे? हर वर्ग का कौन सा होगा? दूसरा और चौथा वर्ण। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा कौन सा है? जैसे ख है और ग है, छ है और झ है, ठ है और ढ है, थ है तथा ध है, फ है तथा भ है। दूसरा और चौथा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? महाप्राण के अंतर्गत आता है। अल्प प्राण में क्या था? 1, 3, 5 विषम संख्याएं, ठीक है, और सम संख्याएं दूसरा और चौथा किसमें आएगी? महाप्राण में आएगी। महाप्राण में और कौन सा आएंगे? ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जिनको हमने कहा श, श, स और ह। ये जो आपके 4 वर्ण है, इन्हें क्या कहा जाता है? महाप्राण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वर्गीकरण किस आधार पर? श्वास मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हुआ घोषकत्व के आधार पर, स्वतंत्रों के आधार पर वर्गीकरण। ये क्या होता है? जो हमारे कंठ में जब कोई भी वर्ण आप उच्चारित कर रहे हैं तो क्या है? उसके लिए स्वर तंत्रियां होनी आवश्यक होती है।
तो अगर कंठ में हमारे गले में स्वर तंत्रियां होगी तभी हम कोई चीज बोल सकते हैं। अन्यथा उन्हें वो क्या होते हैं, गूंगे होते हैं, जिनके आपके मुख में या कंठ में स्वर तंत्रियां नहीं होती। तो दो स्वर तंत्रियां होती है, यदि तो वो पास पास आ जाते हैं किसी वर्ण के उच्चारण करते समय, तब क्या है उनमें घर्षण हो जाता है, और अगर दूर दूर हो जाए तो उसमें घर्षण नहीं होता। तो इसी आधार पर ये वर्गीकरण हुआ है, और ये वर्गीकरण क्या होगा, दो प्रकार से किया जाता है वर्गीकरण। ठीक है, कौन कौन से होंगे इसमें होगा आपके पास, पहला वर्गीकरण होगा सघोष। ठीक है, सघोष या इसे नाम दिया जाता है घोष, और जो दूसरा होता है उसे नाम दिया जाता है अघोष। एक होगा सघोष या घोष, दूसरा होगा अघोष। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या है, स्वर तंत्रियां आपस में टकराती है, उनमें घर्षण होता है, ऐसी ध्वनियों से उच्चरित वर्ण क्या कहलाएंगे, घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं। एक बार प्रश्न आया हुआ था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न होता है, नाद शब्द भी कई बार आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, नाद, इसका भी यही अर्थ है। ठीक है, कि जिन स्वरों के, जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। और जिनमें कंपन नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, अघोष कहलाएगी। अब कौन कौन से होते हैं ध्यान रखना है आपने। पहले हम बात करते हैं कि सघोष ध्वनियां कौन सी होती है। सघोष ध्वनियां कौन सी होगी, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसमें आएंगे आपके, ये आएंगे आपके इसके अंतर्गत सघोष। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। और क्या होगा, जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये चारों के चारों क्या आएंगे, ये भी आपके सघोष के अंतर्गत आते हैं। और कौन सी ध्वनि आएगी साथ में, ह, अर्थात चार वर्णीय य, र, ल और व तथा ह, ये चारों ध्वनियां किसमें आएगी आपकी, ये भी आपकी सघोष में आएगी। ठीक है, तो सघोष में कितने होंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व, ह, ये होंगे सघोष के अंतर्गत। और क्या है इसके अंतर्गत, सघोष में आते हैं आपके सभी स्वर। सभी स्वर, सभी स्वर भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, सघोष के अंतर्गत आते हैं या घोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सघोष का पता लग गया। अर्थात हर वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का, तथा य, र, ल, व, ह और सभी स्वर किसमें आएंगे, सघोष के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आती है अघोष की, कि जिन ध्वनियों की उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां दूर दूर हो जाती है, घर्षण नहीं होता, उनमें कंपन नहीं होता, उनमें टकराहट नहीं होती, वो क्या कहलाएगी, अघोष। कौन सी होगी, हर वर्ग का पहला, दूसरा, हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होगा आपका, अघोष कहलाएगा। ठीक है, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष वर्ण कहलाता है। और कौन से आएंगे, तीन जो ये वाले बचे हैं, श, श, स। ठीक है, श, श, स, ये जो तीन वर्ण हैं, ये क्या है, ये भी आपके अघोष के अंतर्गत आते हैं। ह किसमें चला गया, सघोष में। तो ध्यान रखना है, सघोष में कौन से होंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और अघोष में पहला और दूसरा। स्वर किसमें जाएंगे, सघोष के अंतर्गत। सघोष में य, र, ल, व, ह, और अघोष में तीन वर्ण रह जाएंगे, श, श, स। ठीक है, यहां तक पता लग गया। और चीज एक ऐड कर लेना, जो हमने उत्क्षिप्त व्यंजन बताए थे, कौन से होते हैं, एक तो ड के पैरों में ड़ लग जाता है, बिंदी लग जाती है, एक ढ के पैरों में बिंदी लग जाती है। तो ये क्या होंगे, इनके स्थान पर इनको गिना जाएगा। जैसे ड का स्थान क्या है, ड का स्थान सघोष है, तो ये भी सघोष होगा। और अगर ढ का स्थान अघोष है, तो ये आपका सघोष ही होगा। ठीक है, अर्थात जो इनका स्वरूप है वही इनको गिना जाएगा। अगर ये अल्पप्राण है तो ये भी अल्पप्राण है, ये महाप्राण है तो ये भी महाप्राण है, ये सघोष है तो ये भी सघोष है, ये सघोष है तो ये भी सघोष है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला वर्गीकरण होगा हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण, कि जब किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो उसका कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता है, वो किस उच्चारण स्थान को स्पर्श करके बाहर निकलता है, उस आधार पर हम बात करेंगे। तो ये कुछ डायग्राम सा बनाया हुआ है। सबसे पहला लेते हैं हम कि कंठ, सबसे पहला आता है हमारा कि कंठ से उच्चरित होने वाली कौन कौन सी ऐसी ध्वनियां जो कंठ से उच्चरित होती है।
तो कौन सी होती है आपके आएगी अ आ क वर्ग पूरा आएगा और एक आपका विसर्ग। ठीक है, और विसर्ग वाला बार बार पूछा जाता है। यहाँ भी बताइए कंठ से उच्चारित होने वाली कौन सी है, तो विसर्ग आपकी कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और वर्ग कहलाएगा अ तथा आ, ये भी आपके क्या आएंगे कंठ से उच्चारित होने वाले आते हैं। ठीक है, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है? ठीक है, इसमें आएगी आपकी छोटी ई, बड़ी ई, य, श और साथ में आएगा आपका च वर्ग। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, य, श और च वर्ग। ये ध्वनियां कैसे जो तालु से उच्चारित होती है, जिनका उच्चारण क्या है तालव्य रहता है। उसके बाद है मूर्धा, मूर्धन्य से उच्चारित होने वाली कौन कौन सी ध्वनियां हैं? सबसे पहले आएगा स्वरों की बात करें री, और क्या है ट वर्ग, और र से रथ वाला और श से षटकोण वाला, और ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, षटकोण वाला श किसमें मूर्धन्य में, और षटकोण वाला श किसमें रहेगा तालव्य के अंतर्गत आता है। ये हो गए तीन उच्चारण स्थान मुख्य जो भी करवा रहा हूं पहले। उसके बाद है आपके कि दंत से उच्चारित होने वाली कौन कौन सी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या है दंत रहता है। दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं त वर्ग, त वर्ग, ल तथा स। ये क्या है जिनका उच्चारण स्थान क्या है दंत रहता है। और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली, ओष्ठ बोले तो ओठ, ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कौन कौन सी है? तो आपका कौन सा वर्ग है? प वर्ग है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये क्या है आपके जो ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। कंठ ओष्ठ अर्थात ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों को लेकर चलते हैं, दो दो उच्चारण स्थानों को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो कंठ ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे? छोटा ओ, बड़ा औ, और आपका जो आगत स्वर है ये भी आपका किस में आएगा? ये भी कंठोष्ठ के अंतर्गत आता है। ऐसे उच्चारण स्थान जो दो दो इसको स्पर्श करते हैं। उसके बाद है वर्तस्य, वर्तस्य या इसके स्थान पर एक और शब्द आता है दंत मूल। दंत अर्थात जो दांतों का मूल होता है, दंत मूल। दंत मूल कौन से होते हैं वर्ण आपके? दंत मूल आपका र और ल, ये जो दो वर्ण है ये क्या है वर्तस्य से उच्चारित होने वाले हैं या दंत मूल से उच्चारित होने वाले हैं। उसके बाद है आपके दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो व क्या है दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। उसके बाद रहेगी हमारे पास नासिकीय ध्वनियां। नासिकीय मतलब ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण स्थान क्या है, जिनके उच्चारण में श्वास क्या है मुख के साथ साथ नाक से भी प्रवाहित होती है। कौन कौन सी है? एक तो आपका हर वर्ग का पंचमाक्षर। पांचवाक्षर कौन से हैं? जो आपके ये वाले हैं। हर वर्ग का पंचमाक्षर ये भी आपका किस में आएगा? नासिकीय में आएगा। ठीक है, और कौन से रहेंगे आपके? और आएगा जो अंग है जिसके ऊपर बिंदी लगी होगी। ठीक है, अंग अनुस्वार वाला ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? नासिकीय के अंतर्गत आता है। और अंत क्या हमारे पास? कंठ तालु। कंठ और तालु उच्चारण स्थानों को जो स्पर्श करते हैं वो कौन से आपके? दो हैं, छोटी ए और बड़ी ए। ये दोनों वर्ण कैसे हैं? जो कंठ तालव्य या कंठ तालु से उच्चारित होने वाले हैं। अब ध्यान देने की बात क्या है? जो मैंने आपको वर्तस्य बताया, र और ल की बात हुई वर्तस्य वाली, तो ध्यान रखना है हमने र का उच्चारण स्थान क्या बताया है? मूर्धा भी बताया है। मूर्धा में भी र का उच्चारण स्थान होता है और दंतमूल या वर्तस्य में भी बताया है। उसी तरह ल का उच्चारण स्थान हमने कहां बताया है? दंत में भी बताया हुआ है और दंतमूल में भी बताया है। अगर दोनों ही विकल्प में आ जाए, आपसे पूछ लिया कि बताइए र का उच्चारण स्थान क्या है, और आपके पास ऑप्शन में क्या आ गया? दंतमूल भी आ गया और मूर्धा भी पूछ लिया गया, मूर्धा भी ऑप्शन में आ गया, तो आप क्या लगाएंगे? दंतमूल। मतलब प्राथमिकता किसको देंगे आप? वर्तस्य को देंगे। दोनों में आपके ल की बात की जाए या फिर र की बात की जाती है।
तो ये रहा हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम अब आगे बात करेंगे शब्द विचार के ऊपर। ये वर्ण विचार वाला जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। अगर किसी को इस विषय में या कोई भी जो आपको स्वर व्यंजन करवा दिए, उच्चारण स्थान करवा दिए हैं, उसमें कहीं भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।